नमस्कार। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से विवेचन किया है और शासकों को शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने तो रिपब्लिक की शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट की संख्या दी है। उसके शब्दों में रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी भी नहीं लिखी जा सकी। रिपब्लिक की शिक्षा योजना के समूचे दृष्टिकोण को बदलकर एक बुराई की जड़ पर प्रहार करने और जीवन यापन के गलत ढंग में सुधार करने की एक चेष्टा है। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा यह मानसिक रोग को ठीक करने का एक ऐसा मानसिक निदान है जिससे सामाजिक पवित्रता तथा सत्य की अनुभूति मिलती है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को उस परिवेश में लाना है जो उसे विकास की प्रत्येक अवस्था में उसके उन्नयन के लिए सबसे अधिक अनुकूल हो। साम्यवाद का अर्थ है राजनीति के परिवेश से उन तत्वों को हटा देना जो आत्मा के समुचित विकास में बाधक हो सकते हैं। प्लेटो ने शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से अनुप्रमाणित होकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। एक अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना समुचित स्थान बना पाता है और उसके अनुसार अपने को ढालता है। सच्ची शिक्षा को सही ढंग से ग्रहण करके मन और चेतना को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। प्लेटो शिक्षा द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना और कर्तव्य परायणता की भावना के संचार का आकांक्षी है। उसकी दृष्टि में शिक्षा वह प्रकाश है जो व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति जगाता है। उस ज्योति से सभी वर्गों के कर्तव्य पथ आलोकित हो सकते हैं और राज्य में एकता तथा व्यवस्था बनी रह सकती है। प्लेटो की शिक्षा योजना का एक समाजशास्त्रीय लक्ष्य भी है और वह राज्य के महत्व का ज्ञापन है। यूनानियों के चिंतन में राज्य एक सजीव संस्था थी जिसके साथ उसका एक रागात्मक संबंध था। सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिवाद का खंडन करते हुए प्लेटो समूह का महत्व प्रतिपादित करना चाहता है। राज्य द्वारा शिक्षा का प्रबंध उसे अभिष्ट है क्योंकि उसकी शिक्षा का प्रयोजन भी यही है कि समाज के वर्ग अपने अपने कार्य पूरी शक्ति और आस्था से पूरे करें। शिक्षा के सामाजिक पहलू पर बल देते हुए प्लेटो ने उसके व्यक्तिगत पक्ष को भी नहीं बुलाया। उसके लिए शिक्षा केवल समाज सेवा का ही एक साधन मात्र न होकर व्यक्ति के लिए भी एक सत्य शोधक यंत्र है। मानव मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा समाहित कर शिक्षा व्यक्ति को उस अंधकूप से निकालती है जिससे वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। तत्कालीन शिक्षा की यूनानी पद्धतियाँ। उस समय शिक्षा की दो पद्धतियाँ प्रचलित थी, एक एथेंस में प्रचलित शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति। दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में अपने अपने प्रकार के गुण दोष थे। एथेंस में शिक्षा की कोई सार्वजनिक राजकीय व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा एक व्यक्तिगत व्यवसाय था जो राज्य का कर्तव्य न होकर परिवार का उत्तरदायित्व माना जाता था। राज्य की ओर से शिक्षा संस्थाओं को कोई सहायता नहीं मिलती थी। रोमन साम्राज्य के समय यूरोप में राज्यों की ओर से कोई शिक्षा संस्थान नहीं थे। सोलन के एक कानून द्वारा माता पिता को यह आदेश था कि वे अपने लड़कों को अक्षर ज्ञान कराएं। लड़कियों के विषय में सोलन का यह कानून मौन था। शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 अवस्थाओं में बटा हुआ था पहला प्राथमिक, दूसरा माध्यमिक और तीसरा उच्च। शिक्षा के मुख्य विषय जो साक्षरता के बाद पढ़ाए जाते थे पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन, व्यायाम, खेलकूद और संगीत आदि थे। साहित्य के माध्यम से धर्म एवं आचार शास्त्र की शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की अवस्था तक और माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष की अवस्था तक चलती थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद की अध्ययन की इच्छा रखने वाले शिक्षार्थी सोफिस्ट या साइक्रोस्ट के विद्यालयों में शुल्क के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। चूँकि यह शिक्षा पद्धति खर्चीली थी अतः प्राय धनी लोग इसका लाभ उठा पाते थे। सोफिस्ट अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति, व्याकरण आदि विषयों का अध्यापन करते थे। शिक्षा की तीसरी अवस्था 18 से 20 वर्ष तक की थी। 2 वर्ष की इस अवधि में विद्यार्थी को सैनिक शिक्षा दी जाती थी जिससे उसके नागरिक उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता प्राप्त हो। दूसरी स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था राज्याधीन थी। सभ्यता और विकास की दृष्टि से एथेंस की तुलना में कतिपय पिछड़ा हुआ स्पार्टा प्लेटो के युग में अविकसित स्थिति में नहीं था। वहाँ की राजनीति युद्ध की भूमिका विद्यमान थी। इस सैनिक राज्य के प्राचीन काल से ही राज्य की ओर से कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था विद्यमान थी। यह शिक्षा में परिवार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। 7 वर्ष की अल्पायु से ही बालकों को राज्य को दे दिए जाते थे। राज्य उनकी प्रतिभा, योग्यता और अभिरुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देता था। किंतु शिक्षा स्वरूप मुख्य रूप से सैनिक शिक्षा था जिसका एकमात्र उद्देश्य था अच्छे लड़ाकू पैदा करना।
कला तथा सूक्ष्म बौद्धिक विकास की इस व्यवस्था में कोई संभावना नहीं थी। बड़ी व्यायामशालाएं, रहने व सोने खाने के लिए बड़े बड़े सामान्य कक्ष और युद्ध क्षेत्र स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं थी। स्पार्टा में प्रारंभ से उच्च शिक्षा तक राज्य का नियंत्रण था। शिक्षार्थी को इसलिए सैनिक शिक्षा दी जाती थी जिससे वह उसके स्पार्टन सैनिक परंपरा की रक्षा कर सके जिस पर वह जीवित था। स्पार्टा में विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं और परीक्षाओं से विद्यार्थियों को सुदृढ़ बनाया जाता था। स्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। प्लूटोकार्ट ने प्रसिद्ध नियम निर्माता लाकाइगर्स की जीवनी में लिखा है कि यहाँ बालक बालिकाएं एक साथ नग्न अवस्था में नाना प्रकार के व्यायाम करते थे। युवती का शरीर दौड़, कुश्ती, बर्छी, भाला फेंकना विभिन्न व्यायाम द्वारा संपुष्ट बनाया जाता था ताकि उसकी संतानें भी संपुष्ट और बलिष्ठ हों। स्त्रियों और पुरुषों को एक निश्चित प्रकार का बनाया जाता था। परिवार में वैवाहिक प्रेम का कोई स्थान नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था के बाद नागरिकों को विवाह करने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन 30 वर्ष तक उन्हें राजकीय पुरुष घरों में रहना पड़ता था। पारिवारिक जीवन को राज्य की आवश्यकताओं के सम्मुख गौण समझा जाता था। विवाह एक गुप्त और अवैध संबंध था। पति पत्नी वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन का उपभोग नहीं कर सकते थे। स्पार्टा की सामाजिक व्यवस्था की राज्य और सैनिक अवस्थाओं के अनुरूप थी। सभी नागरिक सामूहिक भोजनालयों में भोजन करते थे। लोहे की मुद्रा प्रचलित थी। स्पार्टा का शासन कुलीन व्यक्तियों के हाथों में था। वे आर्थिक व पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रहकर अपना संपूर्ण समय राज्य के कार्यों तथा राज्य द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में लगाते थे। स्पार्टा की इस शिक्षा प्रणाली को यूनानी जगत में इतनी ख्याति प्राप्त थी कि एथेंस के युवक शिक्षा प्राप्ति हेतु वहां जाया करते थे। प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा दोनों शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करते हुए अपनी शिक्षा की परिकल्पना को साकार किया। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा प्रणाली के गुणों को समन्वित किया और दोनों के दोषों को मिटाने की कोशिश की। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उसने एथेंस की बौद्धिक शिक्षा के साथ स्पार्टा का संयमित शारीरिक शिक्षण जोड़ा और इस तरह शिक्षा को व्यक्तिगत और राष्ट्र दोनों के विकास का माध्यम माना। एथेंस से शिक्षा का व्यक्तिगत रूप लिया जिसके अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास वांछनीय माना गया, और स्पार्टा से उसका सामाजिक स्वरूप लिया गया जिसके अनुसार शिक्षा राज्य के नियंत्रण और निर्देशन में होनी चाहिए जिससे वे अच्छे नागरिक उत्पन्न कर सके। राज्य नियंत्रित अनिवार्य उत्तरदायी शिक्षा प्लेटो का एक नवीन आविष्कार थी जो एथेंस में पहले कभी नहीं की गई। सेबाइन के शब्दों में हमें उस जनतंत्री प्रथा की एक ऐसी समालोचना कह सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चे के लिए एक ऐसी शिक्षा खरीदने की स्वतंत्रता देती है जो या तो उससे अच्छी लगती हो या जो तत्कालीन बाजार में उपलब्ध हो। एथेंस की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में प्लेटो ने एक दूसरी नवीन विशेषता यह जोड़ी कि उसने स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया। उसने अपने आदर्श राज्य में दोनों को समान रूप से प्रत्येक पद का अधिकारी माना। उसके अनुसार राष्ट्र के निर्माण में पुरुषों का भी उतना ही साथ है या होना चाहिए जितना कि नारियों का। नारी जाति की उपेक्षा करके कोई भी राज्य आदर्श एवं शक्तिशाली नहीं बना रह सकता, अतः स्त्रियों को भी आवश्यक रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। प्लेटो का कहना था कि स्त्रियों और पुरुषों में शारीरिक बनावट के अतिरिक्त मानसिक बुद्धि और दक्षता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, अतः उन्हें भी पुरुषों जैसी शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। यह एक उल्लेखनीय है कि प्लेटो स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा की वकालत करते हुए उत्पादक और श्रमिक वर्ग को उस शिक्षा से वंचित रखना चाहता है। वह सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की योजना रखता है, किंतु सभी से उसका तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं और जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की पात्रता है। प्लेटो उत्पादक श्रमिक वर्ग के व्यावसायिक विशेषीकरण की बात तो करते हैं, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की उदारवादी शिक्षा देने का प्रावधान नहीं करते हैं। प्लेटो की शिक्षा का दार्शनिक आधार। प्लेटो ने शिक्षा को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हुए यह माना है कि मानवीय आत्मा या मन एक क्रियाशील शक्ति है जिसके सामने विषय वस्तु नहीं किए जाते, बल्कि यह स्वयं विषयों की ओर आकर्षित होता है। आत्मा एक अनुकरणीयशील पदार्थ है जो अपने आप में परिवेश के अनुरूप स्वाभाविक रूप से ढालता है। मानव मस्तिष्क या मन चेतनायुक्त और जिज्ञासामय है। जिस जिज्ञासा और आकर्षण वृत्ति से मन झुक जाता है, शिक्षक को इसके साथ किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसका काम केवल यह है कि वे अपने शिक्षार्थी के मानसिक नेत्रों के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे वे वस्तुओं से उनके यथार्थ रूप को देख सके। मनुष्य की ज्ञान चक्षु परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के स्वरूप अपने आप खुल सके और वे अंतरात्मा से सच्चे ज्ञान के प्रकाशमय किरण बिखेर सके, वही वास्तविक शिक्षा है। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना तथा शिक्षा के कार्यक्रमों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। यह विभाजन दो आधारों पर किया गया है, पहली अवस्था के आधार पर और दूसरे वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा एक और तो बाल्यकाल से युवावस्था के लिए है
और दूसरी ओर सैनिक वर्ग के लिए। इसी प्रकार उच्च शिक्षा एक ओर तो युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक है और दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए है। प्रारंभिक शिक्षा का ध्येय भावनाओं का परिमार्जन कर चरित्र निर्माण करना है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान और ज्ञान द्वारा बुद्धि का परिष्कार करके विवेक की सृष्टि एवं दिव्य दृष्टि को जन्म देना है। प्लेटो शिक्षा के दोहरा कार्यक्रम निम्न प्रकार है। पहला, शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना व उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान देना होना चाहिए। तीसरा, शिक्षा देने वाले परिवारों की समाप्ति की जानी चाहिए। चौथा, शिक्षा द्वारा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। इस बात एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। पहला, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक की शिक्षा, दूसरी 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा और तीसरी 18 से 30 वर्ष की अवस्था तक की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो शारीरिक, साहित्यिक, संगीत में शिक्षा को सम्मिलित करता है। इस अवस्था में शिशुओं और किशोरों को निर्मल, स्वस्थ नैतिकता का संदेश देने वाली कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। प्लेटो चाहता है कि संगीत द्वारा बालक बालिकाओं की आत्माओं को निर्मल तथा व्यायाम द्वारा उनके शरीर को स्वस्थ बनाया जाए। संगीत से प्लेटो का तात्पर्य केवल गाना बजाना ही नहीं है। उसकी दृष्टि में तो संगीत वह कला है जो मानव मन को झंझकृत कर दे। संगीत काव्य की शिक्षा, साहित्य, गीत, नृत्य, मूर्ति, चित्र आदि सभी ललित कलाओं की प्रतीक है। प्लेटो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए आवश्यक व्यायाम है। इसी प्रकार व्यायाम से तात्पर्य केवल मात्र शरीर को पुष्ट करने वाली अखाड़े की कसरत नहीं है। व्यायाम एक ऐसे शरीर का निर्माण करता है जिसमें एक स्वस्थ और शुद्ध मन विकसित होता है और उसमें साहस तथा धैर्य के गुण पनपते हैं। इस प्रकार के व्यायाम के अंतर्गत भोजन शास्त्र और औषधि शास्त्र भी सम्मिलित है। प्लेटो की इच्छा यह है कि शारीरिक शिक्षण से शरीर इतना स्वस्थ हो जाना चाहिए कि वह बीमार ना हो। प्लेटो के मत में रोग आलस्य और विलासिता का परिणाम है। वह डॉक्टरों को रोग का इलाज करने वाले के स्थान पर उन्हें बढ़ाने वाला मानते हैं। इसलिए अपने आदर्श राज्य में वह उन्हें कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है। उसकी यह दृढ़ धारणा है कि संगीत की उच्च शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में नैतिकता और व्यायाम द्वारा स्वास्थ्य का निर्माण किया जा सकता है। नैतिकता की विद्यमानता में समाज में नैतिक कानून और न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी और स्वस्थ होने से नहीं डॉक्टरों की। प्लेटो ने चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्यिक अंशों व कलाकृतियों पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की। उनका विचार है कि साहित्य इस प्रकार के सभी अंशों को निकाल देना चाहिए जो देवताओं की प्रकृति के प्रतिकूल हो, उनसे बुरा काम करवाते हों, छात्रों के साहस को कम करने वाले हों, असंयम तथा भोग विलास के आनंदों को उत्पन्न करने वाले हों। वह उसी संगीत को अभिष्ट मानता है जो चरित्र का शोधन करे। आयोनिया और लीडिया के संगीत को बहिष्कृत करता है, लेकिन डोरिया और फिजिया के संगीत का जो दृढ़ता, ईश्वर भक्ति और मानसिक स्थिरता का समर्थन करते हैं वह अनुमोदन करता है। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा योजना में 6 वर्ष तक के बालकों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। 9 से 12 वर्ष तक शारीरिक व बौद्धिक शिक्षा तथा साथ ही संगीत तथा व्यायाम पर बल दिया जाता है। 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। रिपब्लिक में प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की है वह तत्कालीन प्रणाली का सुधार है। वह किसी नई व्यवस्था की योजना नहीं बनाता है। दूसरा, उच्च शिक्षा। रिपब्लिक का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सुझाव उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था है। प्लेटो चाहता है कि इस शिक्षा के द्वारा चुने हुए विद्यार्थियों को 20 और 35 वर्ष की अवस्था के बीच संरक्षक वर्ग के उच्चतम पदों के लिए तैयार किया जाए। प्लेटो ने उच्च शिक्षा में 2 स्तरों को कायम किया, 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा और 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा या शिक्षण की व्यवस्था। 20 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो विद्यार्थी परीक्षा में योग्य एवं बुद्धिमान प्रमाणित होते हैं उनके लिए ही उचित शिक्षा की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में यह शिक्षा 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगी और केवल उन्हीं कुशाग्र बुद्धि युवक युवतियों को दी जाएगी जो भविष्य में आदर्श शासक बन सके। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम इन विद्यार्थियों के उच्च ज्ञान का संचार कर उन्हें मेधावी बनाएगा। प्लेटो की मान्यता थी कि जिस प्रकार से एक सैनिक का विशेष गुण साहस अथवा धैर्य है, उसी प्रकार इस शासक का आवश्यक गुण विवेक है। उसको प्राप्त करने के प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं वैज्ञानिक विषयों को चुना जो मस्तिष्क को विकसित करते हैं। ये विषय थे ज्ञान, गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। प्लेटो का यह अटल विश्वास था कि ये यथार्थ विधाएं दर्शन के अध्ययन के लिए उचित भूमिका है। उसे आशा थी कि दार्शनिक अपने इस अध्ययन में उसी प्रकार यथार्थ और शुद्ध निष्कर्म निकाल सकेंगे जैसा कि गणित, ज्योतिष अथवा तर्कशास्त्र के अध्ययन में संभव होता है। 10 वर्ष अर्थात 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक इन विषयों का अध्ययन करने के
उपरांत एक परीक्षा होगी। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्वाद की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि द्वंद्वाद ही वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तत्व संबंधी समस्त विचारों में सर्वोच्च विचार संत या शुभ की समीक्षा है, जो समस्त प्राण है का कारण और ज्ञान का लक्ष्य है। इस संबंध में प्लेटो यह धारणा लेकर चलता है कि शासन करने का अधिकार केवल ज्ञानी लोगों को ही है। प्लेटो की शिक्षा योजना के गुण। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक सीमित न होकर मानव जीवन के संपूर्ण कल्याण तक फैला है। इस शिक्षा योजना में प्रत्येक वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए आवश्यक है। इसका एक बड़ा गुण संगीत का सदुपयोग है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना है। पहला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसमें उत्पादक वर्ग की शिक्षा को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है। इसका क्षेत्र संकुचित है। यह केवल संरक्षक, सैनिकों तथा शासकों के लिए ही है। उसने राज्य के अधिकांश जनसंख्या, कृषक, कारीगर, मजदूर आदि वर्गों के लिए शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की है। दूसरा, प्लेटो अपने पाठ्यक्रम में गणित को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है और तुलनात्मक दृष्टि से साहित्य की उपेक्षा करता है। तीसरा, प्लेटो ने कवि और कलाकारों को राज्य के शिकंजे में जकड़ने का प्रयत्न किया है। वह चाहता है कि केवल भूतकाल के कवियों की रचनाओं के आपत्तिजनक अंशों को हटा दिया जाए, बल्कि भविष्य के कवियों पर भी राज्य के शासक प्रतिबंध लगा दें। प्लेटो द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण कला के स्वतंत्र विकास में बाधक है। चौथा, प्लेटो की शिक्षा योजना में विविधता नहीं है। मानव रुचि वैविध्यपूर्ण होती है और उसमें साहित्य और कला के साथ साथ दर्शन तथा विज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा का पाया जाना स्वाभाविक है। प्लेटो ने राज्य की एकता के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व की विविधता की बलि चढ़ा दी है। प्लेटो की शिक्षा राज्य द्वारा संचालित होती है। उसकी शिक्षा योजना वास्तव में व्यक्ति के विकास के लिए न होकर राज्य के विकास के लिए है। प्लेटो ने व्यक्ति को बहुत कम महत्व दिया है तथा राज्य की उन्नति हेतु उसकी अवहेलना ही नहीं बल्कि अपमान तक किया है। प्लेटो की शिक्षा का क्रम बड़ा लंबा है। 35 वर्ष तक की अवस्था तक चलने वाली शिक्षा बड़ी व्यय साध्य है और उसका लाभ उठाने का उत्साह अधिकांश व्यक्तियों में नहीं हो सकता है। प्लेटो स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। इस तरह यह स्त्री और पुरुषों की प्रकृति और भावनाओं में अंतर के महत्व को गौण मानता है। प्लेटो का दार्शनिक या जीवन दृष्टिकोण निराशा उत्पन्न करने वाला है। वह स्थित प्रज्ञ की भांति जीवन बिताने का आदेश देता है। उसकी शिक्षा पद्धति उच्च वर्ग के दार्शनिक शासकों को ही लाभ पहुँचाती है। प्लेटो की शिक्षा योजना का महत्व। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में चाहे जो भी दोष निकाले जाएं, पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका शिक्षा संबंधी विचार एक प्रशंसनीय शिक्षा दर्शन व शास्त्र उपयोगी शिक्षा योजना है। उसने शिक्षा पर जो बल दिया है तथा शिक्षा को जो व्यापक महत्व बताया है, उसके लिए संसार उस महानतम शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। उसके अन्य शैक्षिक विचारों की अपेक्षा यह विचार आधुनिक जीवन में प्रयोग में लिए जाने की मांग करता है। थैंक यू।